बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और आप अच्छे से अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो हम सब ने नोटिस किया होगा कि हमारी ज़िंदगी की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। हमारे मकासद में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हम बहुत सारे लोगों को निगलेक्ट कर देते हैं। इवन कि कभी कभी हम अपने आप को भी निगलेक्ट कर देते हैं। हम अपने जज्बात के इजहार में आज भी बहुत पीछे हैं। यही वजह है कि हम शायद डिप्रेशन से लड़ रहे होते हैं, शायद हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन हम अपने दिल की बात जो है वो किसी से नहीं कह सकते। यही वजह है कि डिप्रेशन हमारे जो आज की नस्ल है उसका अहम मसला बन गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमेशा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। आपके आसपास अगर आपको एक इंसान लग रहा है कि वो थोड़ा परेशान है तो उसके लिए मदद का इंतज़ाम करें, उसके साथ अच्छे अल्फाज बोलें। शायद मैं आपके साथ हूँ ना, ये एक लफ्ज़ जो है वो किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी को डिप्रेशन से बाहर लेकर आ जाए। तो बी काइंड। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, तो जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो आज जो फैसलाबाद का वेदर है वो इंतहाई खुशगवार है। गुज़श्ता 3-4 दिनों से हम देख रहे थे कि फैसलाबाद में शदीद गर्मी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मामूलाती ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे और अमूमन कोई ज़रूरी काम या ज़रूरी औकात जो हमारे थे काम के, उसमें भी मसला आ रहा था। लेकिन आज का जो मौसम है वो यकीनन बहुत ज़्यादा खुशगवार है। फैसलाबाद के आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें, आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 39 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम जो है वो 31 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि फैसलाबाद में आज बारिश का इम्कान है। तो फैसलाबाद वालों के लिए तो ये मौसम जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है और यकीनन बहुत सारे लोगों ने इस मौसम का फ़ायदा भी उठाया होगा। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लान्स होंगे जो उन्होंने देखा होगा कि मौसम बेहतर हो तो हम ये प्लान जो है वो सर अंजाम दें, तो उनके लिए जो आज का मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है। तो इस मौसम से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंसान के मौसम के हवाले से इंसान के जो दिल का कनेक्शन है वो मौसम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए जितना अच्छा शहर का मौसम होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो सेहत है उसके असरात भी उस पर पॉजिटिव होंगे। तो इसीलिए मौसम का फ़ायदा उठाएं। अपने जितने भी ज़रूरी काम हैं, जितने भी ज़रूरी जिसे कहते हैं कि मामला तय करने हैं, वो आज आप कर लें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए और हर साल जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा कोर्स पिक करें जो कि करियर के लिए भी बेहतर हो, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हों। यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया का नहीं पता होता, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। एडमिशन्स के हवाले से भी हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, तरीक़ाकार क्या है, और इन सब टॉपिक्स हम इस टॉपिक को हम कवर करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ हमारे आज के गेस्ट का। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल रहमान? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले वेदर तो अब्दुल रहमान बहुत अच्छा हो गया फैसलाबाद का और यकीनन ये हम चाह रहे थे कि मौसम अच्छा हो, हमारी जितने भी ज़िंदगी के मामला डिस्टर्ब हुए हैं वो तो बेहतर हो जाए। अब दूसरी जानिब बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो फैसलाबाद की इस वक्त बेहतरीन जा रही है, जहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट भी बेहतर हो? थैंक यू। यहाँ पर देखिए, एजुकेशन के हवाले से आपकी बातें बड़ी अहम है कि तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ज़ेवर इसीलिए कहलाती है। और फिर एक इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका, सलीका, सारा कुछ इसी ने सिखाना है। देखिए, जो एजुकेटेड होता है या जो नहीं होता उसमें वाज़े फ़र्क होता है। तो ये इदारे होते हैं, एजुकेशन होती है जो उसको दूसरे लोगों से मुमताज़ कर रही होती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर आप देख लें कि कोई भी जो गवर्नमेंट ओहदेदारान हैं, कोई भी जो अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें से जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें वाज़े फ़र्क होगा। एक बंदा अपनी जो है वो मिल समझ लें कि वो जगह उसको चली आ रही है, वो चला रहा है, लेकिन वो उसको बढ़ा नहीं पा रहा। एक पढ़ा लिखा नौजवान आगे आता है और वो अपने स्टार्टअप से आगे चला जाता है। इसी तरह से लोग जो है वो अपनी जागीरें या अपनी ज़मीनें
वो उस तरह से इन्हांस नहीं कर पा रहे होते, जबकि उसके मुकाबले में कोई नौजवान कोई बिज़नेस का फैसला करता है, डेयरी का ये वो, तो वो आगे चला जाता है, या किसी जॉब में जाता है तो वो बेहतर पोजीशन पे चला जाता है। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि तालीम की जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमेशा से ही थी, क्योंकि आपने जो है वो हदीस पाक भी है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। तो तब के जो चीन का सफ़र था, इसकी मिसाल देने का मकसद होता है ना कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी है, और वहाँ पे जो है वो अगर अच्छा इल्म मिल रहा है तो वहाँ पे जाओ, जहाँ पे अच्छा इल्म मिलता है वहाँ पे जाओ। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है इल्म हासिल करना कि वो फिर एक और बात कि क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं। तो फिर ये सारी बातें करने का, ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। आप एक फैमिली में देख लें कि जो अनपढ़ रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, पढ़े लिखे को जॉब मिल जाती है, अगर वो अपना बिज़नेस करता है तो वो अच्छे से इस्टेब्लिश करता है। अब रही दूसरी बात फैसलाबाद में इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, तो यहाँ पर स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो जाल बिछा हुआ है। बड़ी तादाद में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ बेशक कम हैं, कैंपसेस भी मौजूद हैं, ताहम फिर भी मौजूद हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं। फैसलाबाद में जो कदीम यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, जो पुरानी हैं, उसमें तो ज़रई यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत पुराना बना हुआ है, फिर इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया 20-25 साल पहले, तो उस में भी अभी जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह सबसे ज़्यादा हैं। फिर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो बात करता हूँ, जो सोशल कोर्सेज है या जो स्टूडेंट्स के हवाले से ज़्यादा, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का बहरहाल एक मुकाम है कि वो सबसे ज़्यादा सोशल कोर्सेज ऑफ़र करवा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अगर हम बात करें अपने रीजन के हवाले से। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आपने किसी भी कोर्स में दाखिला लेना है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, सोशल साइंसेस के रिलेटेड है, तो फिर मैं उसको स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, कि जहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज उसको ऑफ़र करवाए जा रहे हैं, जहाँ पर एक अच्छा स्टाफ मौजूद है, कंपटीशन का माहौल मौजूद है। और फैसलाबाद में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल की बहरहाल यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अगर हम ज़रई के हवाले से बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा फोकस्ड जो है वो ज़राअत के हवाले से किया जाता है। ज़रई यूनिवर्सिटी के मुतल्लिका अलूम ज़्यादा है, बाकी भी हैं, तो हम ये ज़्यादा फोकस्ड है। या जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है उसमें भी ज़्यादा टेक्निकल और एजुकेशन के रिलेटेड, बीएड एमएड के रिलेटेड मजमून है। तो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो आपको पता है कि फ़ीसेस कितनी ज़्यादा है, तो ये फ़ीसेस के हवाले से भी बड़ा जो है वो मकबूल अदारा है, फैकल्टी के हवाले से बड़ा लाजवाब अदारा है। और जब से बना है मुसलसल हर साल इसकी प्रोग्रेस में इजाफा हो रहा है। मतलब जब हमने डिग्री ली तो उसके बाद मज़ीद कई चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, मज़ीद नए ब्लॉक्स बन चुके हैं, मज़ीद कई स्टूडेंट सेंटर हो चुके हैं, इसी तरह से फैकल्टी भी इन्हांस हो चुकी है। रिसर्च का जो क्राइटेरिया वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मज़ीद बेहतर होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है। क्योंकि देखें, जब यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं तो फिर फैकल्टीज़ पहले मरहले में तो आपको हायर करनी पड़ती है। हायर तो खैर इसमें रूटीन में चलती रहती है, लेकिन एक मरहले में फिर आपको अपने ही स्टूडेंट्स ज़्यादातर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर पढ़ा, फिर दोबारा सर्व करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि डिग्रीज मिल रही होती हैं। एमफिल या पीएचडी लोग कर रहे होते हैं, स्कॉलर बन रहे होते हैं। तो ये बहरहाल एक फिर अब इस पे आगे जाके सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि जिसमें मतलब मैं हमेशा, क्योंकि मेरा अपना भी सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ रहा है, तो ये भी मैं तरजीह देता हूँ। क्योंकि देखें, आप शुरू से जब शुरू होते हैं तो उसके बाद आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर सब्जेक्ट में आपने पाकिस्तान स्टडीज़ को ज़रूर पढ़ना है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले एजुकेशन में बड़ा स्कोप मौजूद होता है, फिर उसके अलावा तारीख से आम लोगों को भी शगफ होता है, ताहम वो पढ़े नहीं होते, लेकिन फिर जो आप अगर पाकिस्तान की तारीख पढ़ते हैं तो फिर आपकी एक बड़ी हैसियत होती है कि वहाँ पर आप उन लोगों में मुमताज़ होते हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो उस तरह से चीज़ें समझ नहीं रहे होते। फिर अपने मुल्क के हवाले से अपने मुल्क की तारीख जानना, अपने मुल्क के बारे में जो जितनी भी स्टडीज़ है उसके बारे में स्पेशलाइजेशन, तो ये बहरहाल एक बड़ा मेरे हिसाब से पाकिस्तान स्टडीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो
मैच्योर सब्जेक्ट अगर हम इसको कह लें, या सबसे ज़्यादा बेहतर कि जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी मौजूद है और जिसके स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स से आपको थोड़े मुमताज़ और अलग दिखाई देंगे। कंपटीशन में चले जाएं तो उसमें भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस मौजूद है। एजुकेशन में अब्दुर्रहमान, अगर जिस तरह से आपने बात की है कि एजुकेशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, बल्कि इन्वेस्टमेंट तो महज एक बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सारा तर्ज अमल आपकी एजुकेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो पाक स्टडी के हवाले से बात की जाती है कि थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, इसका उस तरह से स्कोप नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या ये सिर्फ रूमर्स हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान स्टडीज़ में, लेकिन वो इस वजह से नहीं आ रहे होते। देखिए, मसला ये बनता है कि अमूमन कॉलेजेस की सतह पे ना जो टीचर्स होते हैं वो आपको उस तरह से इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं कर पाते स्टूडेंट का। इस वजह से स्टूडेंट समझता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ में शायद 2, 4, 5 बातें होंगी, लेकिन बड़ा ये वास्ट सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको पूरी खित्ते के बारे में दिलचस्पी आपकी बढ़ती है, खित्ते की तारीख का पता चलता है। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी मामलात है उनका पता चलता है, फॉरेन पॉलिसी का पता चलता है। तो बड़ा ये मतलब पूरा डेप्थ लिए हुए अपने अंदर जो है वो इसके अंदर जब आप मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो फिर जो आपका इल्म है बाकी वो शुबों से कहीं आगे चला जाता है। जो नेचुरल साइंसेस के लोग हैं या दीगर आर्ट्स के लोग हैं, तो उनसे सोशल साइंसेस के लोग इसी हवाले से ज़्यादा बेहतर होते हैं किसी भी शोबे में चले जाएं कि उनकी जो मौजू पर गिरफ्त होती है वो बाकी लोगों से बेहतर होती है। उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है या पॉलिटिकल साइंस है या जितने भी सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इसमें फिर मैं पाकिस्तान स्टडीज़ को टॉप पे इस वजह से भी रखता हूँ कि इसमें आपका स्कोप ज़्यादा है कि आप अगर टीचिंग के शोबे में जाते हैं। क्योंकि देखें, जब तक पाकिस्तान दुनिया के खित्ते पर मौजूद है, इसके बारे में जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता रहेगा। इसके बारे में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ के हर यूनिवर्सिटीज़ में या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बने होते हैं, उनको दिलचस्पी होती है जो हमारे ओवरसीज़ हैं। तो फिर ये बाहर भी दिलचस्पी है कि वहाँ पर आपके जो है वो इस सब्जेक्ट में तालीम दी जा रही होती है, वहाँ पर भी टीचिंग फैकल्टी चाहिए होती है, यहाँ पर भी चाहिए होती है। जो अगर कोई पेपर्स में जाना चाहता है, सीएसएस में, दीगर जो मुकाबला जाते हैं, उसमें भी इसका बड़ा स्कोप होता है। और आप हैरान रह जाएंगी कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान स्टडीज़ में उधर ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो वही बात है कि वो दिलचस्पी लेकर पढ़ नहीं पाते या उनको उस तरह से टीचर मिले नहीं होते कि जो उनकी दिलचस्पी डेवलप कर पाएँ कि ये कितना अच्छा सब्जेक्ट। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, पाकिस्तान स्टडीज़ का जो स्कोप है ये क्या है या नहीं है, इस हवाले से हम मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने का क्या निज़ाम है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जिन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब ने। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आपसे फर्दर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या सिलसिला है, पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से क्या स्कोप है, स्टूडेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि एजुकेशन और तालीम जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में शाउर पैदा करती है। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम ये सोच रहे हैं कि आगे हायर एजुकेशन के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया जाए, उनका इंटरेस्ट क्या है, एडमिशन के हवाले से क्राइटेरिया क्या है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान स्टडी का स्कोप क्या है, क्या इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं या नहीं है। आपके ये जो सारे डाउट्स हैं हम इस प्रोग्राम में क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। इनसे चलकर जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान स्टडी में एडमिशन तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक राय पाई जाती है कि शायद इसका स्कोप नहीं है। स्टूडेंट्स को क्यों पाकिस्तान स्टडी एज अ सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए? अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ का स्कोप नहीं है, वो बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है उसकी नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करते। ये बेसिकली एक रीजनल स्टडीज़ हैं। पूरी दुनिया के अंदर अब रीजनल स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। आप देखें, ऑक्सफोर्ड के अंदर बैठे अब बंदा जो है वो शेखुपुरा पे काम कर रहा है। इसी तरह इंटरनेशनली, क्योंकि रूलर्स की तारीख इतनी लिखी जा चुकी है और इतनी रेपिटेशन हो चुकी है कि अब जो हमारे हिस्टोरियंस के ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इस हवाले से जो रीजनल स्टडीज़ हैं वो डे बाय डे एक इम्पोर्टेंस लेती जा रही है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर
पंजाब स्टडी सेंटर है जिनके अंदर पाकिस्तान स्टडी सेंटर्स हैं। अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पाकिस्तान स्टडी सेंटर मौजूद है। अगर इसका कोई स्कोप ना होता या इसकी कोई इम्पोर्टेंस ना होती तो अमेरिका जैसी सुपर पावर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे पाकिस्तान स्टडी सेंटर का वजूद इस बात की दलील है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान स्टडीज़ एक और हम समझते हैं कि ये 1857 से शुरू होती है और 1947 तक पे ख़त्म हो जाती है। ये गलत परसेप्शन है, इस पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो पाकिस्तान स्टडी के अंदर फॉल करें। मसलन हमारा जो करिकुलम है वो इंटरनेशनल रिलेशन को भी डील करता है, वो पॉलिटिकल स्टडीज़ को भी डील करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को भी डील करता है। हम मिस्टिसिज्म भी पढ़ाते हैं कि यहाँ पे जो सूफीज़ हैं उनका पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार था और किस तरह इस्लाम फैलाने में उनका एक रोल है। इसके अलावा हम कल्चर पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ाते हैं। तो ये सारी वो करिकुलम है। इस पे हम मीडिया पे हमारा पेपर है कि जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। तो ये डाइवर्सिटी है इसके अंदर। अब जब मेरा ख्याल है कि ये वाहिद वो सब्जेक्ट है कि जो आपको एक बेस देता है सारे सब्जेक्ट्स। बिल्कुल। आगे आपने स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना होता है बीएस के बाद। उसमें आप चाहें तो आप जर्नलिज्म में बीएस कर लें, वो एमफिल कर लें, या उसका जो रिसर्च है आपकी वो आप जर्नलिज्म बेस्ड कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज पे कर सकते हैं, आप मिस्टिसिज्म पे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे कर सकते हैं। तो ये आगे फील्ड आपने खुद मुतय्यन करनी है कि आप किस फील्ड की तरफ फर्दर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ तक बीएस का प्रोग्राम है तो बीएस में हमारे यहाँ करिकुलम को हमने इस तरह सेट किया हुआ है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चे की बेस बनती है। अब हम कहते हैं ना कि सोशल साइंसेज अगर आपने मुआशरे को इंसान बनाना है तो आप उनको सोशल साइंसेज पढ़ाएं। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सोशल साइंसेज को इग्नोर कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इसका कोई फील्ड में स्कोप नहीं है, इसकी वजह से हम अच्छे इंसान पैदा नहीं कर पा रहे। अगर हमने अच्छे इंसान बनाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको प्रमोट करें। और उसमें फर्दर जब हम नैरो डाउन करते हैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ सिर्फ कोई तारीखें बताने का नाम नहीं है या सिर्फ जंगों का नाम नहीं है। उसमें हम जो है वो पॉपुलेशन को भी फोकस करते हैं। हम जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है हम उसको भी डील करते हैं, हम गवर्नमेंट्स को भी डील करते हैं और पाकिस्तान की सवरेनिटी को भी डील करते हैं। अब जब हम इन चीज़ों को मिलाएंगे तो इट इज़ कॉल्ड अ पाकिस्तान। और इसमें आप देखें इस वक्त अगर पाकिस्तान इंडिया वार है तो पाकिस्तान इंडिया वार जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो स्टूडेंट होगा उससे बेहतर इस पे कोई एनालिसिस या कमेंट नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी सोसाइटी को भी समझता है, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस को भी समझता है और उसके बाद उसका जो एक एज अ एक्सपर्ट जो ओपिनियन होगी वो वेटेज रखेगी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसको ये ना समझा जाए कि उसका कोई माशरे के अंदर फील्ड में कोई स्कोप नहीं है। अब हम देखें कि इसके लिए हमने जो सोसाइटी इंगेजमेंट है वो भी हमने की हुई है। मसलन हमारे यहाँ बहुत सारे MOUs हमने ऐसे किए हुए हैं कि जो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। लालपुर म्यूजियम के साथ हमारा MOU है। इसी तरह लास्ट ये जो हमारा सेमेस्टर था उसमें हमने यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसका हमने स्टूडेंट्स को विजिट करवाया और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि उनके साथ मिलके हम चैम्बर की तारीख लिखें। इसी तरह हमारे लालपुर के अंदर कोई आपको लालपुर पे ऑथेंटिक किताब नहीं मिलती, तो हमने स्टूडेंट्स को उस पर रिसर्च करवाई और अभी कुछ अरसे बाद हमारी एक इंटरनेशनल बुक आ रही है लालपुर के ऊपर, वो हमारे स्टूडेंट्स ने लिखी है। तो हम रीजनल हिस्ट्री को लिख भी रहे हैं और रीजनल हिस्ट्री जो है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो इस वक्त हमारे जो अलुमनाई हैं
वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, ठीक क्योंकि है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जब भी सीट्स आती हैं तो हमारे डिपार्टमेंट से उसकी नुमाइंदगी जो है वो मौजूद होती है। सही। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, बिल्कुल। तो कंपलसरी सब्जेक्ट होने के नाते इसकी जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सब्जेक्ट की होगी। बिल्कुल इसी तरह। फिर उसके बाद आप देखें कि जो आज से मेरे ख्याल 2 साल पहले जब ये सीट्स आई थी पीपीएससी की, तो उस वक्त की जो टॉपर थी पंजाब की वो हमारी स्टूडेंट थी, सही। जो इस वक्त समंदरी के अंदर बतौर लेक्चरर काम कर रही हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस हैं उसमें हमारी स्टूडेंट सर्व कर रही हैं। तो अलुमनाई हमारे कोई जो है वो फारिग नहीं है, बल्कि वो जिंदगी के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, इवन बैंकिंग सेक्टर में हमारा एक स्टूडेंट है राय फखर अब्बास, वो इस वक्त यूबीएल का मैनेजर है। तो हम, क्योंकि हम इकोनॉमी का जो एक चैप्टर है वो भी पूरा हम पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से। फिर आगे स्पेशलाइजेशन है कि वो किस तरह उसको अडॉप्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टडी जो है वो बहुत ही वर्सटाइल फील्ड है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी आ जाता है, इसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाती है। तो वो लोग जो महज इस वजह से पाकिस्तान स्टडी एज अ सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर रहे थे कि शायद इसका स्कोप नहीं हो, तो इसका स्कोप जो है वो है। यहाँ पर अब्दुर्रहमान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं समझती हूँ कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट है वो अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा एफिएट होता है, इम्प्रेस होता है, लेकिन जब करियर काउंसलिंग के हवाले से बात आती है मैं समझती हूँ एक्सपर्ट राय मौजूद होनी चाहिए। तो ऐसे में हमारी यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से ये रोल प्ले कर रही हैं? थैंक यू महविश। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कादर साहब कैरियर काउंसलिंग के शोबे को भी हेड कर रहे हैं। सही, इससे भी ज़रूर इस टॉपिक पे मैं बात अच्छा, करूँगी। कैरियर काउंसलिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये जान नहीं पा रहे होते कि उनकी जो है वो ग्रिड किस में है या किस सब्जेक्ट की अहमियत है। जैसे कादर साहब ने अभी बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स महज इस वजह से मेडिकल में जा रहे होते हैं कि उनको लगता है कि उधर उनको जॉब मिल जाएगी, बस वो इस वजह से एमबीबीएस कर रहे होते हैं। उनको हेल्थ से या डॉक्टरी के शोबे से उनका कोई कंसर्न नहीं है। उधर नहीं मिलता तो वो जाके जो है वो वेटरनरी डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि उधर भी उनको लगता है कि जॉब सेव है। या फिर जो है वो जिसको हम कहते हैं कि वो प्री इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग महज इस वजह से इन सब्जेक्ट्स का रुख करते हैं कि उनको लगता है कि वो सोशल साइंसेज के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा सेव रहेंगे। तो आप देख लें कि वहाँ पर जो है वो मेरिट की क्या सूरत है। लेकिन अगर कोई बताने वाला मौजूद हो कि आपकी इंटरेस्ट एरिया क्या है, या जो आपकी मार्क्स शीट क्या कहती है, या आपने जो है वो मैट्रिक या एफ ए तक जो है वो मार्क्स किस में ज़्यादा लिए हैं, या आपकी जो है वो इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, तो फिर वो चीज़ें किसी और अंदाज में आगे बढ़ जाएंगी कि किसी का सोशल साइंसेज में होगा, पॉलिटिकल साइंस में, किसी का हिस्ट्री में, पाकिस्तान स्टडीज़ में होगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आगे आ जाएंगी कि उसका इकनॉमिक्स में है तो वो पढ़ बेचारा वो क्या रहा है, साइकोलॉजी में है उसका इंटरेस्ट, लेकिन उसको पढ़नी कोई और किताब पढ़ रही है, तो वो इस वजह से फिर वो अपनी फील्ड में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाता। तो जो कैरियर काउंसलिंग टीचर्स भी करते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं मैट्रिक तक या एफ ए तक कॉलेजेस में, उसके अलावा सोसाइटी भी कर रही होती है अपने जो हैं वालिदैन वो भी कर रहे होते हैं, जो बड़े भी वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहा है उसके जो बड़े हैं, उसके जो टीचर्स हैं, उनका लेवल क्या है। बिल्कुल ये क्योंकि सभी ने यही सुना होता है कि पढ़ना इसलिए है कि वो आपको डिग्री मिलेगी, वो डिग्री मिलेगी तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी। तो फिर वो सारा का सारा हमारा फोकस ही इसी पे रह गया है कि हम वो डिग्री लें जो जॉब मिल जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी डिग्री जॉब की जमानत नहीं है। एमबीबीएस जिसमें सबसे ज़्यादा मेरिट आई होता है उसमें हज़ारों लोग बेरोजगार हैं या बड़ी कम पे पे लगे हुए हैं, बाहर जा रहे हैं लोग मुसलसल इसमें भी, क्योंकि इधर जॉब स्कोप उस तरह से नहीं है। या फिर हॉस्पिटल्स में कितने के डॉक्टर भर्ती किए जा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बना रही है डॉक्टर्स। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कैरियर काउंसलिंग का शुबा है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में है या जैसे इसमें प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, तो उनका बहरहाल एक बड़ा किरदार मौजूद है। उनकी वजह से बहुत सारे लोग, उनकी डायरेक्शन ठीक हो जाती है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि उनका जो है वो एरिया ऑफ डायरेक्शन जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वो किस शोबे में कामयाब बनेंगे।
और ये कामयाबी की तारीख भी वो बताते हैं कि अब वो बिल्कुल कैसे- इसी तरह से अब्दुर्रहमान करियर काउंसलिंग ना हो तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर स्टूडेंट है वो अपने एरिया से एफिलिएट हो जाता है या अपने सराउंडिंग से इंटरेस्ट अपना डेवलप कर लेता है और वो एक ऐसी फील्ड में चला जाता है जहाँ पर उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि ड्रॉप अप हो जाते हैं, अटेंडेंस का इशू होता है, सब्जेक्ट फेलियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, आप देखें आपका इंटरेस्ट क्या है। फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी तो जाहिर सी बात है, कोई इंसान टैलेंटेड हो तो उसे मिल ही जाती है। तो इस पे हम फर्दर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, आके मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। वो स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स देकर फ्री हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे कौन सी फील्ड चूज़ की जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की जाए, सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जाहिर सी बात है कि इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला होता है जब वो BS ऑनर में एडमिशन लेना चाह रहा होता है। तो आज का ये प्रोग्राम स्पेशली हमने उन स्टूडेंट्स के हवाले से ये डिज़ाइन किया गया ताकि आपकी ज़िंदगी में या आपके जहन में इस वक्त जितने भी जिस डाउट्स हैं या तजब्जुब का शिकार हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के हवाले से जो क्राइटेरिया क्या है इस पर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि BS में एडमिशन के हवाले से व्हेन इट्स कम टू पाकिस्तान स्टडीज़ तो क्या एडमिशन का क्राइटेरिया है, और अगर BS प्रोग्राम्स के हवाले से बात करें तो लास्ट डेट कौन सी अप्लाई करने की? अच्छा, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ओवरऑल जो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 50% मार्क्स है। ठीक है। कि जो बच्चा FA में या FSC में 50% मार्क्स लेता है, ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई दैट प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब हमने ऑनलाइन सिस्टम है हमारा सारा, कि बच्चे ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके अंदर अब इन्होंने एक नई इनोवेशन दी है कि जब आप अपने मार्क्स फीड करते हैं ठीक है ऑनलाइन में, तो आपके सामने जो डिपार्टमेंट्स जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है उन डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। ठीक है। तो उनमें से आपने क्लिक करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन से डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो, और लास्ट डेट जो है वो 24 जून है इसकी BS प्रोग्राम की। सही। तो इसलिए पाकिस्तान में जहाँ भी बच्चे इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनको ये मैसेज है कि वो आप चूँकि चंद दिन ही रह गए हैं आपके सामने, तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई करें और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का हिस्सा बने, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो इंटरनेशनली भी अपनी एक पहचान बना चुकी है। और इसके साथ साथ हम इस वक्त जो QS रैंकिंग है उसमें हम पाकिस्तान में जो है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और पंजाब के अंदर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉल करती है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई छोटा इदारा नहीं है, एक बहुत बड़ा इदारा है। इसमें हमारे 2 मेजर कैंपसेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, एक ओल्ड कैंपस है और एक न्यू कैंपस है। तो हमारे जो सारी जो फैकल्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास मेडिकल साइंसेज में भी हैं, हमारे सोशल साइंसेज भी हैं, फिजिकल साइंसेज भी हैं, सारी फैकल्टीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो बच्चों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इलाके की ये बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है और यहाँ पे जो बेस्ट असातिज़ा कराम है, ये यूनिवर्सिटी की जब रैंकिंग होती है तो उसमें आपके इदारे के रिसर्च भी देखी जाती है। तो हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे वो वैरायटी है उनके अंदर कि इंटरनेशनली भी वो पढ़ के आए हुए हैं और पाकिस्तान के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्वालिफाइड हैं, तो वो बेहतर तरीके से बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में बेशुमार डिपार्टमेंट्स है, सोशल साइंस में काफ़ी वेरिएशन मिल जाती है, मेडिकल में भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर सर ये भी बताइएगा, BS के हवाले से तो आपने बता दिया, इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च प्रोग्राम्स के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इसमें हमारे पास 2 प्रोग्राम हैं रिसर्च के हवाले से, एक MPhil है और एक PhD प्रोग्राम। ठीक है। अब जब बच्चा MPhil कर लेता है तो उसके बाद वो एलिजिबल होता है PhD के लिए। सही। तो इसमें टेस्ट हमने रखा हुआ है, तो टेस्ट आपको जो है वो क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होता है आपका और देन हम रिसर्च के लिए अपने स्टूडेंट्स फाइनल करते हैं। सही। तो अभी हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर रऊफ आजम साहब, उन्होंने मजीद चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि सुपरवाइज़र कब आपने फाइनल करना है और कब आपका टॉपिक फाइनल होगा, वो पूरा यूनिवर्सिटी ने एक शेड्यूल दे दिया है
कि डिपार्टमेंट जो है वो इन तारीख के अंदर या इस टाइम पे इस ड्यूरेशन के अंदर ये डिसीजन लेगा। सही। तो उसमें हमारा जो एडवांस स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है वो भी इसमें वर्किंग में होता है, और इसके साथ साथ बाकायदा हमने एक एडमिशन सेल बनाया हुआ है हमने, जो स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस होते हैं उनको भी वो एड्रेस करते हैं। और इसके अलावा जो लोग कहीं किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमारा जो एडमिशन सेल है वो मुकम्मल तौर पे फाल है, वर्किंग कंडीशन में है, और वो लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, इसी तरह से एजुकेशन का मेयार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। और इसके साथ साथ अब रिसर्च के, जहाँ पर हम देखते थे कि सिर्फ स्टूडेंट BS के बाद अपनी एजुकेशन समझते थे कि अब काफ़ी है, लेकिन अब स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, PhD में जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च में आना चाह रहे हैं BS के बाद, जब इंटरव्यू के हवाले से बात हो रही है, जब टेस्ट के हवाले से बात हो रही है, तो उन्हें किन किन बातों को मद्देनज़र रखना होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स काबिल तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं वो कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। देखिए, BS प्रोग्राम जो है उसका जो टेस्ट है वो जर्नल टेस्ट होता है, जिसमें आप पाकिस्तान स्टडीज़ का कंपलसरी का भी पोर्शन होता है। ठीक है। इसके साथ आपको जनरल नॉलेज की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, इस्लामिक स्टडीज़ का भी पोर्शन होगा उसके अंदर। ठीक है। ये चूँकि हम स्टूडेंट को FA लेवल की जो चीज़ें हैं या FSC लेवल की चीज़ों का वो टेस्ट बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो फिर आपका सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होता है। उसके अंदर जो है वो आपके डिपार्टमेंट का जो भी पेपर या सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टेस्ट सेट किया जाता है। ठीक है। उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी के चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बात हो सकती है, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज पे भी बात हो सकती है। वो डिपार्टमेंट उसको सेट करके वो फिर आगे कंट्रोलर ऑफिस को देता है, कंट्रोलर ऑफिस उसको कंडक्ट करवाता है। सही, बिल्कुल। रिसर्च के हवाले से स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो महज छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं, या अपनी इन्फॉर्मेशन जो है जितना ज़्यादा आप उसे इम्प्रूव कर देंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उसका क्राइटेरिया एक दफ़ा चेक कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब दुरेमान, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर रिसर्च अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात करें तो नो डाउट फैसलाबाद में बहुत काम हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, लेकिन रिसर्च के साथ साथ सूटेबल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो जाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो जाए, या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वो हमारे जो रिसर्च स्टूडेंट्स को उस तरह से फैसिलिटेट कर रही है आपकी नज़र में? जी, मुझे तो ये अपने डिपार्टमेंट का पता है, पाकिस्तान स्टडीज़ में बड़ा बेहतर काम हो रहा है। इसके अलावा जो दीगर है वहाँ पर भी, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे शोबों में, जैसे कादर साहब ने निशानदेही भी की कि हमारे जो है वो सोशल साइंसेज के लोग सर्व कर रहे हैं और वो बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। फिर जो इन्होंने यहाँ पर एक पुराने स्टूडेंट्स के साथ मेल मुलाकात का सिलसिला रखा हुआ है, वो प्रोग्राम का इनेकाद किया, तो वो सारी बड़ी बेहतरीन जुड़त रही थी। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चले गए उनके साथ जो यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, तो इसको मज़ीद इन्हांस करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। तो ये जो रिसर्च के हवाले से मज़ीद चीज़ें बेहतर की जा रही हैं। जैसे कादर साहब ने कहा कि फैसलाबाद के हवाले से जो रिसर्च थीसिस लिखे गए हैं, उन पर किताब जो है वो फैसलाबाद की पहली कंप्रीहेंसिव बुक होगी, क्योंकि इससे पहले जितना भी काम हुआ है वो जनाब क्लब की तारीख पे हुआ है या थोड़ा बहुत जो है वो हुआ है, लेकिन जो कंप्रीहेंसिव जो किताब है वो शायद इसी साल में या अगले साल तक जो है वो मार्केट हो जाएगी, लोगों के पास होगी, लाइब्रेरियों में होगी। इसी तरह से फैसलाबाद में जितने दरबार मौजूद हैं, फैसलाबाद प्रेस क्लब की तारीख है, यूनिवर्सिटीज़ की तारीख है, शहर की मुख्तलिफ कैसे आबाद हुआ, तो इस सब की तारीख पे मुख्तलिफ थीसिस मौजूद हैं, जिनको कभी ना कभी किताबी शक्ल दी जाती रहेगी, ताकि जो स्टूडेंट्स वहाँ से इस्तेफादा करना चाहते हैं वो भी कर लें, जो कोई लाइब्रेरीज़ में अपने शहर के बारे में जानना चाहता वो भी जान ले। आप देखें कि मुल्तान है, लाहौर है, कराची है, उनके बारे में आपको कितनी किताबें मिल जाती हैं। तो फैसलाबाद एक तो इसकी तारीख उतनी खैर लंबी भी मौजूद नहीं है कि यहाँ पर जब अंग्रेज़ ने डिसाइड किया तो उससे पहले यहाँ पर आबादियाँ तो मौजूद थी, लेकिन प्रॉपर जो शहर होता है, ज़िला होता है, वो मौजूद नहीं था। बिल्कुल सही। तो जब ये मतलब तहसील का दर्जा मिला, ज़िले का मिला, भरपूर शहर बना, अब डिविजनल दर्जा इसके पास है, तो अब इसकी तारीख पर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है लोगों के लिए जो बाहर से आता है। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या बाकी यूनिवर्सिटीज़, इसमें काम किया जा रहा है। अभी वक्त से एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में खुशामदीद। हर साल हज़ारों तलबा जो हैं वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए दाखिलों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा जो सब्जेक्ट है उनके लिए बेहतर होगा, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो उनके मुस्तकबिल के लिए या फ्यूचर गोल्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा जो वो अपने मुस्तकबिल में चाहते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम स्पेशली हम इस वजह से ये कंडक्ट कर रहे हैं कि आपके जहन में जितने भी तसब्सुब हैं या जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से रिसर्च प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इसी के साथ BS के जो एडमिशन्स का सिलसिला है उसका भी आगाज़ हो गया। 24 जून जो है वो लास्ट डे है एडमिशन की, व्हेन इट्स कम्स टू BS ऑनर्स एडमिशन। और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। सोशल साइंस के हवाले से हो, मेडिकल के हवाले से हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने रिसर्च प्रोग्राम के हवाले से बताया, ऐसे वो स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्हें किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है? क्या ऐसे स्टूडेंट जो फ़ी उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं, तो उनके लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी कोई इंतज़ाम है? देखिए, इस पे हमारा फाइनेंशियल एड ऑफिस बाकायदा हमने इस्टेब्लिश किया ठीक है, जो फुली वर्किंग कंडीशन में है। वो मैडम साइमा हैं उसकी इंचार्ज, ठीक है, और डॉक्टर आरिफ अली जैदी ब्लॉक में ये डिपार्टमेंट जो है ये एग्जिस्ट करता है, सही, जो हमारे स्कॉलरशिप्स को डील करता है। अच्छा, अब इसमें स्कॉलरशिप जो है वो दो तरह के आप रख सकते हैं। एक वो है जो मेरिट बेस्ड है, ठीक है, कि जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा CGPA लेते हैं, तो उनको दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरे वो हैं जो नीडी स्टूडेंट्स के हैं, कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें स्कॉलरशिप मिलते ठीक है, हैं बच्चों को देने के लिए, और मैं समझता हूँ कि वो एक पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने बच्चों के लिए जो है वो दोनों तरह के स्कॉलरशिप जो हैं वो मुतारफ़ करवाए हुए हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ह्यूज अमाउंट जो है वो हम हर साल बच्चों को इन दो कैटेगरीज के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर ये है कि ये डिपार्टमेंट्स को बाकायदा सीट्स एलोकेट की जाती हैं, ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट में जो HOD होता है वो अपने डिपार्टमेंट में देखता है कि यहाँ कौन सा बच्चा डिजर्विंग है, तो उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और उनसे डिटेल ली जाती है कि आपके फादर क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, तो उसके मुताबिक हम वो उसकी रिकमेंडेशन जो है वो भिजवाते हैं फाइनेंशियल एड ऑफिस को। फिर फाइनेंशियल एड ऑफिस जो है वो फिर फाइनल करता है कि उनमें से किन किन बच्चों को हमने देना है। तीसरा जो कैटेगरी है वो हमारी अपनी जो इंडोमेंट फंड है उसके अंदर भी हमने अमाउंट रखी हुई है, जो हम उन डिजर्विंग स्टूडेंट्स को देते हैं जो फाइनेंशियली तौर पे वीक हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर स्कॉलरशिप की मद में एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इस वक्त मुझे एग्जैक्ट उसके फिगर्स याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे कंफर्म है कि वो हमारी जो मैडम है, मैडम साइमा, वो बड़ी मेहनती खातून है, और मैं जब भी उनको देखता हूँ तो वो बच्चों को हमेशा गाइड भी कर रही होती हैं। और जब भी कोई नया स्टूडेंट इस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटर हो तो मेरी उससे ये रिक्वेस्ट भी है कि वो एडमिशन लेने के बाद जो सबसे पहले जिस ऑफिस का उसे विजिट करना चाहिए वो फाइनेंशियल एड ऑफिस होना चाहिए, कि आप वहाँ पे हम पूरा शेड्यूल देते हैं कि किस मंथ के अंदर आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो स्कॉलरशिप के जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो डिपार्टमेंट्स को भी सर्कुलेट किए जाते हैं, और जो फाइनेंशियल एड ऑफिस के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर भी लगाए जाते हैं। और वाइस चांसलर साहब का तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इस पर फोकस है कि हम स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली तौर पे जो है वो सपोर्ट दें और उनको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करें। बिल्कुल इसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद है। अगर आप मैरिट पे हैं, अगर आप नीडी पर्सन भी हैं, तो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सबसे बुनियादी मकसद है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर हम किसी सोसाइटी में एजुकेशन को आम करते हैं, हमारे दूसरे जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो है वो तश्कील देती है। तो अब्दुर्रहमान, मैं यहाँ पर आपसे भी जानना चाहती हूँ, अगर हम लिटरेसी रेट के हवाले से बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हम अपने इंस्टीट्यूट्स में इम्प्लीमेंट करके लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा सकते हैं?
जैसे अभी मैं पहले भी बात कर रहा था करियर काउंसलिंग के हवाले से, तो ये कादर साहब की जो एडवाइस है कि यहाँ पर सबसे पहले जाना चाहिए, पता चले आपकी स्कॉलरशिप्स कहीं ना कहीं अगर मौजूद है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो बड़ा काम किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को बताता कोई नहीं है, उनको पता नहीं चलता, आगाह नहीं करते उनके टीचर्स, जिस वजह से वो अगर मेरिट पे भी आते हैं तो वो रह जाते हैं, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग लैपटॉप्स के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का असातिज़ा का बड़ा रोल होता है कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फोरम पर बोलना सिखाएं, एप्लीकेशन लिखना सिखाएं कि वो कैसे लिखनी है, किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है। तो उसके बाद जो आपने लिटरेसी रेट के हवाले से कहा है, तो ये हुकूमती इक़दाम बड़े बेहतर इस हवाले से बाहर मैं अप्रीशिएट करूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा खासा बजट इसके लिए रखा है, जो यहाँ पर ताकि जो लिटरेसी रेट बढ़े। तो इसमें बात ये होती है कि लिटरेसी रेट भी कम है हमारा, और उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है उसकी भी शदीद कमी है। तो इन दोनों शोबों में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब में आप देखें 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूलों से बाहर है। बिल्कुल। तो अब जो स्कूलों में मौजूद है बच्चे, उनकी क्वालिटी एजुकेशन भी कई स्कूलों में कंप्रोमाइज़ होती है कि उस तरह से उनके पास फैकल्टी ही मौजूद नहीं होती, क्योंकि पिछले बड़े अरसे से टीचर्स की जो है भर्तियों में कमी आ रही है, आर्जी बुनियादों पे टीचर्स हायर किए जाते हैं, पढ़ा दिया जाता है। सेम यही सिचुएशन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को बियर करनी पड़ती है कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के उनके पास जो टीचर्स हैं वो परमानेंट नहीं होते। CTI इंटर्नीज रखी जाते हैं, उनका तो ये काम होता है कि बस वो अपनी जो है वो चेक उन्होंने सीधा करना है, ख़ास इंटरेस्ट उनका होता नहीं पढ़ाने में, और फिर उनकी कोई एजुकेशन भी उस हवाले से नहीं होती, या तरीक़ाकार जो टीचर्स भर्ती करने का, लेक्चरार भर्ती करने का वो अडॉप्ट नहीं किया जाता, महज उसमें ग्रेडिंग देखी जाती है कि जिसके ज़्यादा उसको इंटर्नीस लगा दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट पे ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ पर वो ह्यूज बजट बिल्डिंग्स के लिए रखते हैं, नए डिपार्टमेंट्स के लिए रखते हैं, नए ब्लॉक्स के लिए रखते हैं, वहीं एजुकेशन क्वालिटी इन्हांस करने के लिए भी रखें कि जिसमें जो है वो आपका कंपटीशन मज़ीद बढ़े, जो आपका टीचर अप्लाई करने का क्राइटेरिया वो उसमें ज़्यादा कंपटीशन हो, ताकि बेहतर से बेहतर लोग सामने आ सके। फिर जो टीचर्स मौजूद है वक्तन फ़वक्तन वेकेशन में या इसके अलावा भी साल में 1-2 बार उनकी ट्रेनिंग्स का भी इनकार किया जाए, वहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर्स वर्कशॉप्स का इनकार हो, और वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हो, वो कहीं बाहर भी हो सकती हैं, किसी दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकती हैं। जितना ये एक्सचेंज होगी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बेहतर भी होती हैं, एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलता है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा कंपलसरी किया जाए कि जो स्टूडेंट्स मौजूद है के इंस्टीट्यूशन में भी आके सीख सकें, एक दूसरे के टीचर्स और जो है वो स्टूडेंट से भी इस्तेफादा कर सकें। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो कि GC फैसलाबाद का स्टूडेंट है वो एक सेमेस्टर के लिए GC लाहौर में पढ़ने चले जाए, किसी और मुल्क में पढ़ने जाए। मुझे नहीं पता कि कादर साहब इसके लिए क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है किया कि अब्दुर्रहमान की टीचिंग ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये भी होने चाहिए, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के भी तहत जो है काम किया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स का जो एक्सपोजर है वो बढ़े। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर फिसाक साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम, क्योंकि एजुकेशन जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान के अंदर शऊर पैदा करती है। लेकिन आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए जब भी ज़िंदगी में फ़ैसला करें तो सिर्फ उस सब्जेक्ट को चूज़ करें जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, इस शहर के मसाइल भी हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट, फैसलाबाद की लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचते हैं इस शहर के बारे में, और हालिया पंजाब का जो बजट मंजूर हुआ है उसमें फैसलाबाद के हिस्से में कौन कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आए हैं, बिजनेस कम्युनिटी इस बजट को किस नज़र से देखती है, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जिन्हें फैसलाबाद शहर से बहुत मोहब्बत है, हमेशा फैसलाबाद के लिए इनकी आवाज़ बुलंद रही है, वो फैसलाबाद के शहर के मसाइल हल करने के लिए हो, फैसलाबाद के शहर को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ हों। तो सबसे पहला जो नाम जहन में आता है वो है राना सिकंदर आज़म खान साहब का। आप साबिक सदर हैं FCCI के और इसी के साथ साथ रहनुमा जमात इस्लामी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया महवश आपका और सिटी 41 का कि मुझे आपने यहाँ आज इनवाइट किया
और शहर की बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। तो राणा साहब, सबसे पहले बजट जो है पंजाब असम्बली में मंजूर हुआ है, फैसलाबाद की ज़रूरियात को आप किस तरह से देखते हैं और सबसे पहले इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, बजट मैं तकरीबन इसे अच्छा ही कहूँगा कि बेहतर बजट है। इस महंगाई के दौर में दिया नहीं जा सकता था पंजाब का बजट खास करके। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह ट्रूली, चूँकि मेरी जो नुमाइंदगी है वो है फैसलाबाद शहर की, तो मैं ज़ाहिर है कि पहले इसकी बात करूँगा, ओवरऑल पंजाब की बात करूँगा। बदकिस्मती से ये हुआ है कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो 3-4 दहाइयों से 85 से लेके अब तक मसलसल यहाँ हुक्मरान रहे हैं। तो आप देखें कि बंदा सोचता है कि जब आपके पास 40 साल का एक टेनोर हो तो आपने 40 साल में 2-3 साल का एक टेनोर निकाल दें पीटीआई का, उसके अलावा थ्रू आउट यही हुक्मरान रहे हैं। उनके वालिद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2-3 बार बने, फिर उनके चचा बने, अब उनके फिर कज़न बने हमजा शहबाज, फिर अब उनकी बारी है। यानी 2 नस्लें उनकी यहाँ हुक्मरान रही हैं। तो फिर भी मसाइल उस तरह हल नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। उसमें विजन की कमी आप लगा लें और उसमें ओवरऑल एक घर की मानदा। मैं अब इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि मुझे एतराज़ क्या है इस सारे सिलसिले। आपका एक घर है और उसके 10 अफराद हैं, आप 2 पे बहुत तवज्जो दे रहे हो और 8 को निगलेक्ट कर रहे हो। ये है मेरा एतराज़। मसलन अब भी आप जनूबी पंजाब में चले जाएं तो आपको बिजली देहात में नहीं मिलेगी, पीने वाला पानी नहीं मिलेगा, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, स्कूल अबतर है उनकी हालत ही कोई नहीं है, आपको हेल्थ सेंटर अच्छे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही नहीं। तो ये वो वजूहात हैं। अभी बड़े बड़े शहर जो हैं आपके, मसलन बखर, लिया, अगर यहाँ पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो वो अलाइड फैसलाबाद में रेफर करते हैं। सैकड़ों मील दूर से लोग यहाँ आते हैं इलाज करवाने के लिए। मैं अभी आप चले जाएं, प्रोग्राम के बाद हम दोनों विजिट करते हैं अलाइड हॉस्पिटल का। आप अगर ओपीडी और इमरजेंसी चेक करें कि वहाँ क्या फैसलाबाद शहर के लोग कितने आए हैं आज हॉस्पिटल में और सराउंडिंग एरिया से कितने आए हैं। तो ये है। अब आप इस बजट में आप देखें कि अरबों रुपए के जो उन्होंने 5,335 अरब रुपए का बजट था इसमें। अच्छा, उसमें से 65% एलोकेशन बजट की जो हुई है सिर्फ लाहौर की हुई है। अच्छा, आप आए दिन देखते हैं कि कभी जी कलमा चौक बन रहा है, बनना चाहिए, कभी जी अंडरपास बन रहे हैं, बनने चाहिए, आप नहर को वाइडन करें जी, आप हर वो काम करें, हम रोकते नहीं हैं। आप हर बजट में एक नया हॉस्पिटल जो है वो लाहौर में रख देते हैं। फैसलाबाद में क्या अलाइड 2 की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, हमारा जो ऑलरेडी पहले से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसका नया अलाइड हॉस्पिटल नहीं बनाया, उसको उन्होंने अलाइड 2 का नाम दे दिया कि लोगों को पता चले जी अलाइड 2 भी यहाँ। यार कैसी आप लोगों के साथ बात करते हो। वो कब का हॉस्पिटल बना है, ये बना है, अब 50 साल हो गए इन हॉस्पिटल्स को बने हुए। आबादी आपकी जो है वो इतनी रफ्तार से बढ़ रही है। अच्छा, आप फिर इसको आप इस पावर्स को डीवैल्यूएशन नहीं कर रहे जगह जगह पे कि आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम रखा है। अब किसी ने भी इलाज कराना हो तो वो ट्रैवल करता है लाहौर का। बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन हॉस्पिटल वहाँ पे है, सब कुछ है, लेकिन इन्हें चाहिए कि इस जो डिस्पर्समेंट है इन चीज़ों की वो नीचे तक लेके जाएं। 36 या 39 अजला बन गए अब, तो सबका हिस्सा है, सबको मिलना चाहिए। आप FIC में चले जाएं, फैसलाबाद कार्डियोलॉजी में चले जाएं, आप जाके देखें कि वहाँ के जो मरीज हैं उनकी रेशो चेक करें कि फैसलाबाद से कितने लोग हैं और बाहर के लोग कितने। तो ये मजाफात होता है कि चलो 8-10 किलोमीटर का इलाका, इसे आप मजाफात कह सकते हैं, लेकिन आप 200 किलोमीटर को मजाफात नहीं कह सकते। वो एक दूर दराज इलाका है और जो आपकी मैं समझता हूँ कि जुरिडिक्शन में है, आपकी जिम्मेदारी में है कि जी आपने वहां पे भी वो काम करना है।
तो हुकूमतें वो होती हैं जो वहाँ पे हर जगह पे नज़र आएँ कि जी हमने कहाँ कहाँ पे। अभी मैं आपको जो आपका नेक्स्ट आएगा वक्फे के बाद, बिल्कुल, तो मैं उसमें आपको जो फैसलाबाद की जारी स्कीम है वो बताऊंगा। अभी आप देखें, हमें सबसे ज्यादा जो फैसलाबाद में जरूरत है, एक तो है हमारे पार्किंग प्लाजा, 1 रुपया नहीं रखा। अच्छा, जिसकी डिमांड शहर करता है वो नहीं रखते, अपनी मर्जी से एलोकेशन करते हैं, जी हमने ये करना है वो करना है। हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, आप कहते हो जी 120 बसें जो हैं वो नई इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, लेकिन जब भी आएंगी उन्होंने चलना कहाँ पे है? रोड चाहिए उनके लिए। अब आप बाहर निकलते हैं, ये सिटी 41 के बाहर आप देखें, ये खड्डे ही खड्डे पड़े हुए हैं। ये मिल्लत रोड पे चल जाएं, शिवपुरा रोड पे चले जाएं, समुद्री रोड पे चले जाएं, कोई रोड आपको सलामत नहीं मिलेगा। अच्छा, ऊपर से बदकिस्मती ये है कि आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके अंदर एक बाकायदा डिपार्टमेंट है पैच वर्क का, उनके पास पूरा एक डिपार्टमेंट है और उसमें यानी पूरा एक स्टाफ है, और उसकी जिम्मेदारी यह है कि उन्होंने शहर में निकलना है। शहर में उन्होंने, उनके पास बनी बनाई वो जो लुक है वो उनके पास होती है। अच्छा, उन्होंने जहां देखना है उसको वहीं साफ करके उसको पैच करना होता है। बिल्कुल ऐसे आपको कहीं कोई पैच वर्क वाला बंदा नहीं नजर आएगा। आप, अच्छा, अब उनका आप बजट चेक कर लें, आप देखें कि इसमें जो उन्होंने फंड्स रखे थे, एलोकेट किए थे पैच वर्क के, वो कहां पे खर्च हुए हैं? वो खर्च हो चुके होंगे। अच्छा, वो स्टाफ आपसे तनख्वाहें ले रहा है, वो परमानेंट मुलाजम है आपके, फिर आपके पास मशीनरी है, रोड रूलर्स हैं उसके साथ, उनके पास ट्रक है, उनके पास हर चीज है, वो नलका सा जिससे वो लुक गर्म करते हैं वो भी होता है। आप तो बना बनाया वो मटेरियल ले आते हैं ट्रक में, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये ना सड़क का एक है कि एक कैंकर अगर निकल जाए वहां से, तो एक पत्थर निकल जाए, सिरक जाए, तो फिर आगे वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप बर वक्त उसको पैचवर्क कर दें तो पूरी सड़क आपको बनानी नहीं पड़ेगी। आपके सिग्नल खराब रहते हैं, ये सारी चीजें हैं जो बड़े प्रोजेक्ट हमें चाहिए थे। अच्छा, 20 मकाम ऐसे हैं जहां पे आपकी ट्रैफिक जाम रहती है, आपको अंडरपासेस की जरूरत है, आपको फ्लाईओवर्स की जरूरत है। बताएं, एक अब, अच्छा, ये भी है कि जो ताकतवर है वो अपने हलके में बनवाने की कोशिश करता है, और अभी जो अनाउंस हुए हैं वो समुद्री रोड पे नवल्टी पुल है उसके पास नजदीक हुआ है, वो हल्का इंतखाब जो है जिन साहब का है उन्होंने करवा लिया। भाई आप देखें, वो तो समुद्री रोड आ रही बनना चाहिए, ये एक नहीं 20 जरूरत है, लेकिन सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करें कि वो कौन से मकामात है। मसलन आप मिल्लत चौक, हम जहां बैठे हैं, जहां आपका ऑफिस है, तो मिल्लत चौक में हर वक्त आप देखें ये चारों तरफ से एक ये जो मिल्लत रोड है, इस पे एक तो ये लिंक रोड है आपका मोटरवे को। अच्छा, यहाँ से ट्रैवलिंग दोनों साइड से मोटरवे को चूंकि लिंक है, लोग यहाँ से सफर करते हैं, एक तो वो रश है आपका। यहाँ पे फिर सांदल कॉलेज और मिल्लत टाउन कॉलोनी जो है बहुत बड़ी कॉलोनी है, इससे आगे गांव है। अच्छा, वो सारे लोग सुबह को ट्रैवल करते हैं शहर में काम करने के लिए, और शाम को फिर उन्होंने वापस जाना होता है। साथ साथ में बहुत बड़ी आबादियां हैं, गुंजान आबाद। अब इस चौक में फिर इतना रश हो जाता है, यहां से फिर अपना मूव करते हैं लोग शेखुपुरा को, रावलपिंडी को, लाहौर को, ये आपका लाहौर रोड है। अच्छा, ये इसमें माना वाला, शाहकोट, खोड़िया वाला, ये सारी ट्रैवलिंग, घाट वाला, आगे कॉलोनियां बहुत बन गई हैं, तो वो सारी यहाँ से ट्रैवल करके आते हैं, निशाताबाद ब्रिज को क्रॉस करके आगे ये पहला चौक आ जाता है बड़ा, जहाँ पे अब चौरस्ता है, चारों तरफ से चौराहे में इतना रश होता है। और ऊपर से सितम ज़रीफी ये है कि जो हमारे वार्डन है, जिनकी ड्यूटी है ट्रैफिक को रवा-नवा रखना, यकीन माने इतना दिल जो कुड़ता है, मैं तो इसे यही कह, क्योंकि इसमें बेहतरी नहीं आ रही। अच्छा, वो सिर्फ चलानों पे लगे हुए हैं। अभी मैं आप, अच्छा, बस स्टैंड है, वहां पे बहुत जरूरत है, इतना रश होता है वहां पे कि वहां कोई फ्लाईओवर बन जाए कि जो इधर से ट्रैफिक जाने वाली उधर से वो ऊपर से गुजर जाए और नीचे से जो, बल्कि बस स्टैंड को आप बाहर ले। लाहौर में आप इतनी जल्दी से, तेजी से
आप चीज़ों को आगे पीछे करते हैं। बस स्टैंड बदामी बाग होता था, अब 20 जगह आपने बना दिए हैं, तो क्या फैसलाबाद को ज़रूरत नहीं है? अब आप मनरवा रोड जो है उस पर गल्ला मंडी है, आप गल्ला मंडी में चले जाएं। बिल्कुल राना तो साहब, उसका ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि फैसलाबाद में बने, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात ये भी मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। साल 2024 और अगर 25 के हवाले से बात करें, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे जो अल्तवा का शिकार थे, कुछ फंड्स मौजूद नहीं थे, कोई ना कोई बैकअप स्टोरी थी जिसकी वजह से वो मनसूबाजात कंप्लीट नहीं हुए। तो आप क्या देख रहे हैं इस साल जो बजट मिला है फैसलाबाद को, उसमें यहाँ नए प्रोजेक्ट्स हैं वो तो आएंगे, क्या पिछले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने का भी कहीं ना कहीं आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं अभी आपको बता भी देता हूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं। ये देखें, हमारा प्रोग्राम कोई पहले से डिसाइडेड नहीं था कि जी इसमें कहाँ कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है वो होंगे, लेकिन मेरे पास चूंकि मैं इंफॉर्मेशन रखता हूं और मुझे आदत है कि कोई ना कोई चीज़ आप ढूंढते रहें, तो पिछले साल के फंड्स में आपके पास इतने ज़्यादा मैं समझता हूं कि एलोकेशन थी और वो ही आपके प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। बिल्कुल, इस पे मैं आपसे ज़रूर फर्दर भी डिटेल जानूंगी कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो साल 2024 और 25 में कंप्लीट नहीं हुए, क्या इस साल वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, इस पे हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद शहर के मसाइल क्या हैं, और अगर ये मसाइल जो हैं ये आला अवाम तक पहुँचे हैं तो ये देखते हैं कि इस बजट में क्या इन मसाइल को खातिर खा लाया गया है, क्या यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी रकम मुख्तस की गई है क्या वो काफ़ी है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम राना साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो 2024 और 25 में अल्तवा का शिकार थे, कुछ फंड्स की अदम मौजूदगी की वजह से किसी के पीछे कोई बैकअप स्टोरी थी। तो इस साल क्या आपको वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए महविश, असल चीज क्या है कि फंड्स की कमी नहीं है। पहले तो ये आप फंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ये है वो। अगर यहाँ हमारे पास फंड्स हमारे प्रोजेक्ट्स के उन्होंने एलोकेट किए हुए हैं, वो हमारे पास है, वो यहाँ से ट्रांसफर करके ले जाते हैं जी प्रायोरिटी ये फलां प्रोजेक्ट है इसमें। अभी मैं बताता हूँ कि फैसलाबाद में लास्ट ईयर ये 24-25 का जो बजट दिया गया था उसके जो चंद प्रोजेक्ट हैं वो 22 करोड़ की लागत से एक एनवायरमेंट कम्प्लेक्स हमारा बनना था और 99 करोड़ रुपए का इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग नहीं किराए में है। 11 अरब रुपए की लागत से देहात में साफ पानी वाटर सप्लाई स्कीम सी नहीं कंप्लीट हो सकी। इसी तरह 150 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों और स्कूलों की तमीर और मरम्मत का काम था, नहीं हो सका। ये लास्ट ईयर 2 अरब से जायद के फंड से 10 सड़कों की तमीर और मरम्मत एलोकेशन हुई, अनाउंसमेंट करते हैं, असल में अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद फंड से रिलीज नहीं करते। अब ये सड़कें जिनका मैं पहले नाम लेता हूँ 10 अरब उसी से बननी थी ना, नहीं वो साल नहीं बनी। अब इस साल फिर हमें बता दिया गया है कि जनाब आपके लिए रोशनी का बंदोबस्त किया जा रहा है, पता नहीं होता कि नहीं। अच्छा, 4 अरब 22 करोड़ रुपए की लागत से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, लेकिन एक्टिव नहीं हो सका अभी तक, वो हमें नहीं पता कि एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं अल्तवा का शिकार हैं। इसी तरह ये मनशियात बाली मरकज था, वुमेन वर्किंग हॉस्टल था, जिनसी इत्तिसाल से रोकथाम सेंटर थे, तमीर नहीं हो सके। ये वो प्रोजेक्ट है जो सामने नजर आते हैं, जिनका हमें बताया गया था कि ये जी हम आपको ये कंप्लीट करके देंगे 2000। मैं यही कहता हूं कि अभी तो वो अधूरे पड़े हैं और नए हैं कोई नहीं। अब हमें ये जो बजट में हमें बताया जा रहा है जी अरबों रुपए के आपके रख दिए, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन खुशी तब होगी जब ये कंप्लीट की तरफ जाएंगे। जब तक ये कंप्लीशन नहीं इनकी होगी तब तक मैं नहीं समझता कि फैसलाबाद को कुछ मिल सके। अब हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें से फ्लाई ओवर्स हैं, मुख्तलिफ अंडर पासेस हैं, बनने चाहिए। मसलन लारी अड्डा है, उसके पास मिल्लत चौक है, अपना नड़वाला रोड है, इस तरह अपना आप चले जाएं जाल की तरफ आप जाएं, सत्याना रोड है, ये बहुत सारी जगह हैं जो हमारी ज़रूरियात है, बननी चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल्स की हमें बहुत ज़्यादा कमी है, वो बननी चाहिए। अच्छा, ये जो हमारा अपना अलाइड हॉस्पिटल है
इससे दुगनी अपना कैपेसिटी का हॉस्पिटल जो हमें अब चाहिए। अब जिस तरह से बात करें कैंसर हॉस्पिटल की, ये फैसलाबाद की अहम ज़रूरत भी था। आपने भी अपने कई दफ़ा यहाँ पर आए हैं बात की है कि ये आपने सिफारिशात में ये बात रखी हुई है। तो जब आपने बजट के हवाले से तजावीज़ दी थी या मशावरत की थी स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आप क्या जान रहे हैं या समझ रहे हैं कि इस बजट में कोई हल्की सी चीज़ जो है वो खातिर में रखी? कोई भी नहीं रखी। नहीं, बजट तो वो जो अनाउंस हो गया, तो मुश्तबा शुजाउर रहमान ने जो बजट अनाउंस किया उसमें तो 1 रुपया इन चीज़ों के लिए नहीं रहा। कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि हमारे 2 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, एक गलबन गुलाम मोहम्मद हॉस्पिटल और एक समनाबाद हॉस्पिटल, उनके लिए उन्होंने फंड्स ही नहीं रखे। कोई नहीं, 2-3 हॉस्पिटल्स के लिए फंड उन्होंने रखे हैं। 2 हॉस्पिटल को तो बिल्कुल उन्होंने नज़रअंदाज किया, कोई उनमें फंड नहीं रखे। यहाँ एक बड़ा देखें हॉस्पिटल बनना चाहिए। बस स्टैंड को यहाँ से आप बाहर निकालें, यहाँ शहर के रश को आप ख़त्म करें, यहाँ और मार्केटें बनाएं। अच्छा, शहर के अंदर ये मसलन महकमा अनार की कॉलोनी है, बहुत प्राइम लोकेशन पे है। अब ये नहरों का फैसलाबाद में 25 किलोमीटर तक का इलाका जो है वो तो सारा जरी रहने नहीं दिया। पंजाब का, बल्कि दोनों पंजाब का मिला के सबसे जरखेज इलाका जो था, आपने उसको कॉलोनी में कर दिया कन्वर्ट। अब ये रहायशी कॉलोनियां बन गई हैं, यहाँ तो ज़रायत है नहीं। चलो नहर गुजरती है, आप उन लोगों को जो वहाँ पे रहायश पजीर है, वहाँ इससे भी बेहतर आप अकोमोडेशन बना के उन्हें दे दें और इस जगह को आप यूटिलाइज करें मार्केट्स में, और यहाँ खूबसूरत आप आउटलेट बनाएं, यहाँ पे पार्किंग का बाकायदा निज़ाम हो। शहर में प्रॉब्लम क्या है? शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पार्किंग की। अभी आप बाजार जाना चाहें ना, तो चूंकि अब गाड़ियों का दाखिला बंद हो चुका है, 8 बाजारों में आप दाखिल नहीं हो सकते, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कोई नहीं। अब देखिए करते क्या है ये जो हमारे बुर्ज में बैठे हुए हैं माशाल्लाह बहुत काबिल अरस्तू हमारे, कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कोई नहीं किया। शहर को चिंगची रिक्शों के हवाले किए हुआ है, जो सबसे ज्यादा हादसा का बायस है। अच्छा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं कि जिससे बंदा कहे कि चलो यार मैं इज्जत से इसमें बैठ के तो वहां उतर जाऊंगा, अपनी खरीदारी करूंगा, परचेजिंग करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। अब चिंगची पे महवश आपको भी सफर करना पड़े, नहीं करेंगी, मुझे जाना पड़े, नहीं करूंगा, ऐसी नहीं बात। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने अगर फैसिलिटेट किया हुआ है तो आप ज़ाहिर है कि कोई अच्छी सवारी आप चाहेंगे कि चलो बस में जाना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप देखो ना जी उनका रवैया, उनका चलाने का अंदाज, और उससे बाद खड्डों वाली सड़कें, आधे ये ऐसे इतनी स्पीड से जा रहे होते हैं कि कभी कभी इनके मुसाफिर बाहर गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उसके बाद आपने दाखिला बंद कर दिया। पहले लोग चलो अच्छा कुछ टाइमिंग रख लेते कि जी इतने टाइमिंग। आप पाकिस्तान में और हो क्या रहा है, दुख की बात यह है, और लोगों को इस बात की समझ आनी चाहिए कि बजाय आप चीजों को बेहतर करें, बजाय आप चीजों को अपग्रेड करें, आप उन चीजों से जान छुड़ाते हैं। आपने पार्किंग का निजाम नहीं बेहतर किया, आपने पार्किंग ही बंद कर दी कि आपने गाड़ी पे आना ही नहीं है। अब 8 बाजारों में जो लोग बैठे हैं, ये मैं हकीकत कहता हूं, मेरे सारे दोस्त बिजनेस करते हैं, ये चूंकि चैम्बर के मेंबर हैं, अंजुमन ताजरान के मेंबर हैं, तो सब लोगों के साथ राब्ता है। यकीन माने अब इनके घर चलाने मुश्किल हो गए, घर चलाने मुश्किल हो चुके हैं। लोग किराए पे जगह थी जो वो छोड़ी जा रहे हैं कि बिजनेस है कोई नहीं। कल भी मेरी एक दोस्त के साथ मुलाकात थी, उसने कहा यार यकीन माने हम 2 पार्टनर हैं और कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम बचे इसलिए हैं कि हमारी दुकान है। पार्किंग का निजाम वहाँ पर व्हीकल फ्री बाजारों को किया गया है, तो अर्निंग में काफी ज्यादा फायदा हो रहा है बिजनेस कम्युनिटी की। किसने कहा आपको किसने आगे कहा? बिल्कुल, ये एक अमूमन राय पाई जा रही है। इस हवाले से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ कि ये बात क्या सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप रीचेबल नहीं ना बनाएंगे, आप तक आसान रसाई नहीं होगी। अच्छा, कस्टमर की रसाई ही नहीं है वहां जाने की, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये किसने आपको कह दिया। आसान रसाई लोगों की खत्म हो गई है कि आपने जाना है तो खरीदारी करनी है ना। अच्छा, बाहर आपने जो बाहर रखे हुए हैं, आप जिला कचहरी के चारों तरफ आप जाएं ना जी, आप गाड़ी लेके जाएं,
डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने बोर्ड लगाया है कि 40 रुपए होगा, कोई आपसे 40 ले जाए मुझे पड़ 200 रुपए आपसे मांगते हैं, आप उनको कोई बात करें तो वो 100 पे टिक जाते हैं। अब 200 रुपया गाड़ी का सिर्फ आधा घंटा खड़ा करने के, या किसी ने सिर्फ जाना है और आना है वापस, तो मुझे बताएं क्या ये है क्लीनियन साहब? आप निजाम को बेहतर ही नहीं करते, आपकी रेट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, हर बंदे ने अपनी पर्ची छुपाई हुई है और अपना काम कर रहा है। ये तो गवर्नमेंट के काम थे, ये प्राइवेट लोग कहां से आ गए? ये प्राइवेट लोगों ने अपनी अपनी जगीर कहां से बना ली? ये गवर्नमेंट की रिट ही नहीं है। तो पहले तो रिट बनो, आम बंदा बात करे, वो ताकतवर लोग हैं जिनके पास ये सारा कुछ है। आम बंदा को बात करे तो उसको तो एक सिपाही नहीं जीने देता, पकड़ के उसकी वो दुर्गति बनाता है। जी आओ, आम आवाम के लिए सारे कवानीन है, आम बंदों के लिए सब कुछ है, आम बंदों के लिए डर भी है, खौफ भी है, सब कुछ है, लेकिन जो ताकतवर है उसके लिए कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। नंबर 1, मैं कहता हूं कि आपने अच्छा कदम लिया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। आप पहले करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप करते पार्किंग प्लाजों का और पार्किंग का निजाम बेहतर करते। उसके बाद ये पूरी दुनिया में होता है, कभी तो हमने करना ही था ना। मैं इससे डिसएग्री नहीं हूं कि जी आपने ये काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन 2 चीजें जो उसकी पहली जरूरत थी वो पहले आप पूरी करते और उसके बाद आप इसको व्हीकल फ्री कर देते। इससे खूबसूरती भी आएगी, इससे लोगों को आसानी भी आएगी, सारी चीजें उसमें हैं। और पूरी दुनिया में होता है कि जो इस तरह के शॉपिंग एरियाज हैं वो, अच्छा हमारे यहां एक प्रॉब्लम और आ गई कि अब्रॉड जो है वो सिर्फ शॉपिंग एरियाज होते हैं। बिल्कुल, ये आपको पता है कि 1906 में जब ये शहर बनाया गया तो ये अपना रहायशी कम कमर्शियल, बिल्कुल, 2 चीजों को सोच के कि यहां लोग अपना बिजनेस भी करेंगे और लोग यहां पे अपनी रहायश भी रखेंगे। अब हुआ यह है कि लोगों ने ऊपर रहायश रखी हुई थी, नीचे उनकी दुकानें थी। ये डिजाइन ही इस तरह किया गया था। अब नो डाउट इसमें 40% 50% लोग यहां से निकल गए हैं, अब रहायश वाले 50% अब भी मौजूद है। अब जो लोग वहां रहते हैं उनकी गाड़ियां हैं, उनकी अपनी मोटरसाइकिलें हैं, उनका सब कुछ है, उनका आना जाना है, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके गेस्ट हैं, उन्होंने भी किसी चीज पे आना है। अच्छा, एक लाहौर से गेस्ट आए, मेरा आपसे क्वेश्चन है। बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी और आपका क्वेश्चन भी मैं जरूर सुनूंगी और यकीनन इस क्वेश्चन के पीछे जरूर कोई ना कोई मैसेज भी होगा। और हम बात कर रहे हैं सूबाई बजट के हवाले से कि सूबाई बजट जो है वो फैसलाबाद के लिए किस तरह का साबित होगा, कौन से जो मनसूबा जात हैं वो हमें कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे साल 25 और साल 26 में। फर्दर पे इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के शहर की जो शहरी हैं उनकी ज़रूरियात बहुत छोटी छोटी सी हैं। घर से निकलते हुए एक ऐसा निज़ाम हो जहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अच्छी हों, एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो और यहाँ पर कारोबार और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों। और ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस बजट में कहीं ना कहीं खातिर में लाई गई है कि नहीं लाई गई, और बिज़नेस कम्युनिटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर राना आजम साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी। क्योंकि शहरी है ना, उनकी सबसे बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि उनके घर का जो सर्किट है वो चलता रहे, और सर्किट कैसे चलेगा जब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब रहा है, तो इसमें इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो कैसा रहा ये बजट? अब अच्छा जी, आप जो हमारा अपना मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रीज़ का, उनके पास ना तमाम ये होती हैं कि कितनी इंडस्ट्री हमारे पास है, कितनी पावर जूम है, ये डाटा सारा उनके पास होता है। आप उनसे कलेक्ट करें, आप मांगें एज ए आप चूँकि अब मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद का हिस्सा है सिटी 41, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जी 2022-23 में कितनी इंडस्ट्री चल रही थी और अब इंडस्ट्री कितनी चल रही है, इस दौरान में कौन कौन सी इंडस्ट्री बंद हुई है
और कौन कौन से यूनिट बंद हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि जॉब्स की वो पोजीशन पहले वाली नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है और जिनमें बड़े बड़े नाम थे। अच्छा, एक ना बूस्ट आता है कि आप इंडस्ट्री को इस तरह फैसिलिटेट करते हो कि वो नई से नई, जब तक आप मशीनरी नहीं लेके आते, आप इंडस्ट्री नहीं लगाते, तरक्की नहीं हो सकती। तो वो अभी जमूद का शिकार है, अब वो नहीं है। 3 साल पहले गवर्नमेंट जो भी वक्त की थी उसने 6 अरब डॉलर, बहुत बड़ी रकम जो मैं कह रहा हूँ, 6 अरब डॉलर इनको एक्सपोर्टर्स को और बड़े सनतकारों को दिया, और वो 1-2% पे दिया वो स्कीम्स, और उससे बहुत सारी मशीनरी आई, उसकी मिसयूजिंग भी हुई, ये भी है। हमारे बस निज़ाम ऐसा बन चुका है। लेकिन अगर इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री में अपग्रेडेशन होगी, तो उसका लामहला हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो अभी इंडस्ट्री की वो पोजीशन नहीं है, और उसमें मेन जो वजह है वो है उनकी रॉ मटेरियल्स की महंगा होना, और उसमें सबसे बड़ा आंसर जो है वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली आपकी रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है कि जो अफोर्डेबल ही नहीं है, और जिस पे रह के आप कंपटीटर जो आपके नेबर्स में हैं उनका मुकाबला ही नहीं आप कर सकते। अच्छा, उसका अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी और एक हल ढूंढा कि आप लोड शेडिंग से बचो। आप नए कारखाने जो आईपीपीज हैं उनको लगाने से बचो, वो था सोलर। अब सोलर पे लोग शिफ्ट हुए हैं कि बजाय उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो इस बजट में 18% सेल टैक्स उन पे भी लगा दिया गया। अब वो चाह रहे हैं जी हमारे से बिजली महंगी जो है वो लोग। अब देखें, अगर तो आप हाइडल पे बिजली बनाएं तो 2 रुपये 3 रुपये पर यूनिट पड़ती है आपको। आपने जो ये जो आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट किए हैं वो इतने खतरनाक हैं कि नंबर 1 कैपेसिटी चार्जेस। आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, अगर मेरा यूनिट 300 मेगावाट का है तो मुझे 300 मेगावाट की आपने अदायगी करनी है। अब ये देखें, एक फ्रॉड ये हो गया। अच्छा, दूसरा, ये सारे पाकिस्तानी हैं, और दूसरा क्या करना है कि आपने उस अदायगी को डॉलर्स में करना है, बिल्कुल, पाकिस्तानी रुपीस में नहीं। ये अच्छा, ये करते कौन है ये? अच्छा, इनके नाम भी आप नहीं सामने ला रहे। बदकिस्मती यही है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, ये एक तबका है अशराफिया का, ये सब यूनिट भी उनके हैं। अब वो कवानीन बनाने वाले भी खुद, एग्रीमेंट करने वाले भी खुद, और फरोख्त करने वाले भी खुद। अच्छा, इसमें उन्होंने ये आईपीपीस जो लगाए हुए हैं, ये साथ साथ सारी चीजें अवेयरनेस की हैं, पता होनी चाहिए लोगों को। इसमें उन्होंने जो अपना दरामदी जो कोल है ना जी, वो इस्तेमाल करते हैं। सही। फर्नेस ऑयल, डीजल या है कोयला। ठीक है। और कोयला भी आपके बलूचिस्तान या पाकिस्तान का नहीं यूज होता, कोयला भी आपने बाहर से इंपोर्ट करना है। अब ये देखें, अच्छा, ये तीनों चीजें आपको ये भी बता दूं कि इन बिजली घरों ने खुद नहीं मंगवानी, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें फिर होती है बदयांती। मसलन एक ये यूनिट किस तरह कीमतें कैसे बढ़ती हैं। एक है कि आपने अंडर कैपेसिटी चलाया 50% पे, दूसरा उसको फ्यूल मिला 100% का, आपने 50% चला के 100% की अदायगी कर दी। मसलन 1 लाख लीटर फर्नेस आपने दिया, 1 लाख लीटर फर्नेस आपने यूज ही नहीं किया, आपने किया 40,000 लीटर, 60,000 लीटर आपने बेच दिया। अब जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपने कैलकुलेशन करनी है 1 लाख लीटर के ऊपर, तो वो आपको महंगा मिलेगा। इस वजह से फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो सफर कर रही है, और इंडस्ट्री को अब मैं समझता हूं कि ये जो वफाक ने बजट में लगाया है तो इसको करना चाहिए। अच्छा, एक मजेदारी की बात है कि जब फरवरी में इलेक्शन हो रहे थे, तो चूंकि हमारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है इस वक्त, तो उन्होंने खुद अनाउंस किया
हम आएंगे आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा, बिलावल साहब ने कहा जी हम 200 यूनिट फ्री देंगे। भाई आपने वादा किया था ना, अब वो पूरा क्यों नहीं हुआ? 3 साल हो गए हैं, किसी ने कोई वादा पूरा करने की कोशिश नहीं की आगे। अच्छा, उसमें जो स्लैब रेट मैविश बनाए हुए हैं, इतने लोगों की जिंदगी जीरन कर दी है। मसलन 200 यूनिट तक डोमेस्टिक जो है, आपने घरेलू एक प्रोटेक्टेड जो यूनिट रखे हैं जी, 200 तक हम ये करेंगे, उसका बिल है 3,300 रुपए। ठीक है, वो बनता है तकरीबन 16 रुपए यूनिट। सही। अच्छा, जैसे ही आपका यूनिट 201 हो गया, आपका बिल बन जाएगा 9,500। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, 201 हो, आगे आप अगली देखें चालाकी क्या है और लोगों के साथ ज्यादती क्या है। चालाकी तो मैं नहीं, ज्यादती कहूंगा कि 201 पे 9,500 बिल हो जाएगा और अगले 6 माह आप भले 150 अपना यूनिट यूज करें, आपने बिल देना है 9,500। ये देखो कितनी इस साइंस को ना वो समझाने के लिए तैयार है, ना वो करने के लिए तैयार है। आपने प्रॉपर्टी टैक्स है, अब आपने 4 गुना बढ़ा दिए हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट ने है। अच्छा, यहाँ सब बिजली जो है वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए और टैक्स का निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए। इस पर मैं आपसे फर्दर भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से हम इसमें थोड़े से चेंजेस करके या एक अपील करके ये बात कर सकते हैं कि फैसलाबाद की ज़रूरियात ये हैं और इन्हें पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। CTI 10 में वंस अगेन खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पंजाब असेंबली के हवाले से कि फैसलाबाद में कौन से बजट जो हैं, किस तरह से बजट पेश किया गया है और फैसलाबाद के हिस्से में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इसी तरह से फैसलाबाद की ज़रूरियात को क्या इस बजट में देखा गया है या उसे हर बार की तरह ये कहा जाता है कि इस बार भी फैसलाबाद को निगलेक्ट किया गया है या नहीं। इस पर हम बात कर रहे थे और आना सिकंदर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब को बेहतरीन बजट पेश किया गया, जो किसी हद तक ठीक है, एजुकेशन के हवाले से अच्छा बजट देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बात की गई है कि टैक्स फ्री बजट जो होगा इस बार का होगा। बजट से पहले ये बात कही गई थी और जब बजट पेश किया गया है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टैक्स फ्री है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? ये सबसे बड़ा मजाक ये है कि जी टैक्स फ्री बजट है। भाई ये 5,535 अरब कहां से आने हैं? ये कोई मनोसलवा ऊपर से उतरना है कि जी अल्लाह ताला ने भेज दिया। भाई हम 14 करोड़ लोगों ने ये टैक्स इकट्ठा हम ही से होना है और फिर हम ही ने ये टैक्स फ्री, ये वैसे कहने को बात है। भाई 5500 अरब रुपया हमने इकट्ठा करके देना है, हम ही से वसूले जाना है। तो इसलिए ये बात नहीं है कि जी टैक्स फ्री है, ये टैक्स ही है जिसको उन्होंने बताया जी कि हमने ये इतने पैसे इकट्ठे करने हैं तो हमने देने 14 करोड़ लोगों ने। एक तो ये बात है। अब देखें प्रॉपर्टी टैक्स, आप पिछले 5 साल में देखें तो उसकी रेशो कितनी बढ़ गई है और अपना उसको 4 गुना इन्होंने 5 गुना बढ़ा दिया है। एक रिलीफ दिया था चौधरी परवेज लाई ने, मैं उसके सिग्नेचर प्रोजेक्ट भी 2-3 आपको बताऊंगा। इसी पाकिस्तान का तो ना, वो बशिंदा इसी का हुक्मरान बना था कि अब देखें उनके प्रोजेक्ट में उन्होंने 5 मरला घरों को अपना एग्जाम्पशन दी कि जी इन पे प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दिया। इन्होंने तो उस पर भी लागू कर दिया, बल्कि 3.5 मरले पे सब एग्जाम्पशंस खत्म कर दिए। कोई फ्री नहीं है, सबसे टैक्स लेंगे। उसमें बेवा हो, उसमें गरीब हो, उसमें पुराने घर वाला हो। और आप ये कुछ एरियाज हैं जिसमें अजमेरी टाउन है, बोले चुकी है, ताज कॉलोनी है, आप डी टाइप कॉलोनी है या मुख्तलिफ यहाँ गुलिस्तान कॉलोनी कुछ एरियाज, एक घर में 3-3 मरले के घरों में, 2-2 मरले के घरों में 20-20 लोग रहते हैं, 4-4 भाई इकट्ठे रहते हैं। तो आप उनसे भी टैक्स लेना चाह रहे हैं कि वो आप पहले ये सोचिए कि रह कैसे रहे। अच्छा, कोई ऐसी स्कीम नहीं। पहले होता था कि आप मुतवसत तबके के लिए, सफेद पोश तबके के लिए कोई स्कीमें अनाउंस करते थे कि कोई ऐसी जगह डेवलप करके आप कॉलोनीज बना के दें कि जिसमें अब 20 लाख 25 लाख मरला पे जगह चली गई है।
ठीक है। प्राइवेट डेवलपर जो है वो 1-2 लाख रुपए मरला जगह खरीदता है और उसके ऊपर 1 लाख की डेवलपमेंट करता है, वो 2.5-3 लाख कास्ट करती है, वो 20 लाख में बेच देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हमने घर भी देने हैं, आप फ्लैट बना के दे। पहले होता था ये इस्लाम नगर चल जाए फ्लैट बने हुए हैं, ये आप डी टाइप चलेंगे फ्लैट बने हुए हैं, कोनूर में चल जाए फ्लैट बने हैं, ये गवर्नमेंट बनाती थी और गवर्नमेंट बना के फिर उसे सेल आउट कर देती थी। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो शहर में शुरू करे, बनाए। अभी देखें 1122 है, कितना बड़ा मैं समझता हूँ एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलता है और लोग मरने से बच जाते हैं सड़क एक्सीडेंट में। अच्छा, ये पेट्रोलिंग पुलिस जो है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में FIC यूनिट जो बनाए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास भी आप इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें। सबसे पहले आप इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करें कि हम इसको तहसील लेवल पे ये जो पावर नीचे ले जाएं कि जब तक डिल्यूट नहीं करेंगे कब नहीं होगा। अब देखें ना जी, आप तहसीलें जो हैं उनमें बहुत आबादी बढ़ गई है, आप वहां पे हॉस्पिटल बनाएं, अच्छे सेंटर बनाएं। फैसलाबाद शहर के लिए अभी मैं समझता हूं कि एक बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है। अच्छा, लाहौर में 10 मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और 6-7 उसमें गवर्नमेंट के अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां बच्चों, यहाँ अब ये 1.5 करोड़ आबादी का शहर हो गया है, तो एक मेडिकल कॉलेज है सिर्फ पंजाब मेडिकल कॉलेज और 300 बच्चे यहाँ आ सकते हैं। हमें एक मेडिकल कॉलेज और मिलना चाहिए। हमें यहाँ फैसलाबाद में कैंसर हॉस्पिटल मुकम्मल कैंसर हॉस्पिटल जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, पहले वहाँ 6 हॉस्पिटल हैं, अभी फिर उन्होंने एक अनाउंस कर दिया है जी कि हम नवाज शरीफ, भाई भले आप सारे शहर का नाम आप बदल दें, रखे मियाँ साहब के नाम पे, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम आपका साथ दें, लेकिन हमारी जो बुनियादी जरूरियात है वो पूरी करें। इस शहर में हाई कोर्ट बेंच की जरूरत है। आप पंजाब गवर्नमेंट कोशिश करें ना जी, पंजाब का इलाका है ना जी, आप बना के दें। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब का हाई कोर्ट है, तो यहां हमें चाहिए 60% जो उसके अपना है जी केसेस उनका तल्लक इस एरिया से है। अब यहां से डेली ट्रैवल करके जाना और जाते ही केस अडजर्न हो जाता है। अब एक बंदा वो यहाँ, अच्छा ये हाई कोर्ट बेंच ही अगर आ जाए ना जी, तो आपकी इकोनॉमिकली मुईशत जो है फैसलाबाद की 20% ये अपग्रेड कर जाएगी। यहाँ लोग अब जब लोगों ने आना ट्रैवल करके आना है, उनको रहाइश भी चाहिए, उन्होंने खाना पीना भी है, फिर वो कुछ ना कुछ जाते हुए यहाँ से खरीदारी भी करके जाएंगे। ऐसे ही लाहौर जाते हैं, हालांकि लोग मजलूम होते हैं, लोग अपने काम, लेकिन साथ में वो कर लेते हैं कि यार मैंने तरीक पे जाना है, चलो यहाँ से वो चीज़ भी लेता हूँगा। तो ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और इसके जो हमारे अभी वाटर सप्लाई फैसलाबाद पूरे को अभी तक मीठा पानी नहीं मिल सका, बेशुमार जगहों पे सीवरेज मिला हुआ पानी मिलता है। और ये भी बारहा मैं कह चुका हूं कि 30 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और जापान और यूरोपीय मुल्कों की एक तंजीम है, उसकी चैरिटी से शुरू हुआ और अब अभी तक आप वो उसे कंप्लीट नहीं कर सके। वो यहाँ वासा की मुख्तलिफ आप महीने में देखें 1 आध मीटिंग होती है, तो वो जापानी बेचारे आके बैठे होते हैं, तो अभी तक वो भी 30 साल में हम वो कंप्लीट नहीं कर सके। सीवर के मसाइल आप देखें, ये शहर सिविल लाइन एरिया का शहर नहीं है, ये 2-4 आबादियों का शहर नहीं है, ये 1 करोड़ से लोगों का आबादियों का शहर है। और ये ना वो पोश इलाके जो हैं, जो अब एक और हो गया कि अब तो आबादियां ही हमारी तकसीम हो गई हैं। एक नहर से इधर है जो गरीबों की लाइन लगी हुई है, एक शहर से परे है, वो एक नई दुनिया है, या गांव है या नई दुनिया है। उनको कोई एहसास नहीं है इन लोगों का, वहां उनको सारी सहूलियात मिल रही हैं। तो ये जो एरिया नहर के अंदर वाले एरिया हैं, जो शहर के सराउंडिंग, आप रशीदाबाद चले जाए ना, आप जाके देखें लोग जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। पानी पानी हर तरफ और सीवरेज का पानी है। जंग रोड की 7 आबादियां मिली हुई हैं, कभी आप जाएं तो सही, विजिट तो करें। ये आप मेरे साथ है, ये जौहर कॉलोनी, आओ चले, मैं टीवी पे बता रहा हूं जी, आओ जी जौहर कॉलोनी का वो जो नाला गुजरा है, देखें लोग कहां जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अभी वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा अच्छा काम किया,
लेकिन इस साल कुर्बानी भी कम हुई है। एक दिन में ही सारा फुजला वगैरह सब उठाया गया। महंगाई इतनी ज्यादा कि 3 दिन ये हमारा बंद रहता था। शेखपुरा रोड आपके नजदीक ही, ये यहाँ पे वो अपना बना लेते थे पॉइंट, एक दिन में खत्म हुआ। महंगाई की ये हालत है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपकी सफाई वो चंद सड़कों, चंद आबादियों और पोश इलाकों की नहीं है। आपने टोटल, आप आए भाईवाला देखें, आप गट्टी देखें, आप ये आपके इलाके हैं, ये शमशाबाद देखें, अंदर चले ना आबादियों के, तो फिर आपको पता चले कि लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह से फैसलाबाद के शहरियों की बहुत ही गिनी चुनी सी ज़रूरियात हैं, मैं ख्वाहिशें भी नहीं कहूँगी, चाहते हैं कि यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, यहाँ पर सेहत के मसाइल जो हैं हल करने के लिए फैसिलिटीज़ मौजूद हों, एजुकेशन का निज़ाम बेहतर। ऐसी छोटी छोटी सी ज़रूरियात हैं जो समझती हूँ कि पूरी होनी चाहिए, एक शहरी होने के नाते एक बुनियादी हक है। बहुत शुक्रिया राना सिकंदरी आज़म साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, क्योंकि शहर जो है, इस शहर के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं अपने शहर से, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि फैसलाबाद में जितने भी फंड्स लाए गए उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि यहाँ के शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, लोगों की जो ज़िंदगी का मेयार है और जो स्टाइल है वो भी बेहतर हो सके। इसी के साथ मैं अविश हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।